हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें जिसके दो कान हैं, उससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब देखो क्लास शुरुआत करते हैं आज की परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक वो संभावित स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होती है परमाणु कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताने वाला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य की दोहरी प्रकृति होती है, तो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार भी दोहरा होना चाहिए, यानी वो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, यानी कण की तरह भी और तरंग की तरह भी। तो तरंग एक स्थान पर यूं कण की तरह मौजूद नहीं होगी, उसका कुछ क्षेत्र होगा, उसमें उपस्थित होगी। इलेक्ट्रॉन जब तरंग के रूप में होगा तो उसका एक निश्चित क्षेत्र नहीं होगा कि ये इस जगह पड़ी हुई होगी, उसका कुछ एरिया होगा, उस क्षेत्र में वो तरंग के रूप में मौजूद होगा। उसको व्यक्त करने वाला स्थान परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। अर्थात परमाणु कक्षक इलेक्ट्रॉन का कक्षक तरंग फलन होता है। तरंग का क्या होता है? फलन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में है और उस तरंग का फलन, यानी तरंग जो है उसकी संभावनाओं को व्यक्त करता है। फलन का मतलब वो इसके साथ तरंग के साथ चेंज होने वाला है कि तरंग की लंबाई ये हो सकती है, ये यहाँ उपस्थित हो सकता है या इतनी दूरी में उपस्थित हो सकता है, उसकी संभावनाओं को व्यक्त करने वाला परमाणु कक्षक कहलाता है। तो परमाणु कक्षक इलेक्ट्रॉन का कक्षक तरंग फलन होता है, यानी उस तरंग की संभावना को व्यक्त करता है कि तरंग यहाँ होगी, तरंग उस स्थान पर होगी, तरंग इतनी दूरी में होगी। कक्षक तरंग फलन होता है। और परमाणु कक्षक को साई आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी परमाणु कक्षक दूरी का क्या है? फलन है। दूरी के साथ परमाणु कक्षक भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। फलन का मतलब ये इसके साथ परिवर्तित होता है। परमाणु कक्षक दूरी के साथ, दूरी का फलन। परमाणु कक्षक को इस साई चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। साई का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। यह दूरी का फलन, दूरी r का फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन के जो निर्देशांक हैं उनका गणितीय फलन है साई आर। ये दूरी का फलन है और यह परमाणु कक्षक इलेक्ट्रॉन के निर्देशांक कौन से? एक्स वाई जेड का
गणितीय फलन है, यानी इन 3 कोऑर्डिनेट्स में, निर्देशांकों में संभावना व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मौजूद है, गणितीय फलन है। अब अलग अलग कक्षकों के लिए आर के फलन के रूप में कक्षक तरंग फलन आरेख अलग अलग होते हैं। विभिन्न कक्षकों के लिए आर के फलन के रूप में संगत तरंग फलन आरेख भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग कक्षक हैं, उनके दूरी के फलन के रूप में, आर क्या है, डिस्टेंस है, फलन के रूप में संगत तरंग फलन जो आरेख खींचेंगे अपन, यानी कक्षक की उपस्थिति या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करने वाले स्थान और दूरी के बीच के अंदर जो आरेख खींचेंगे वो अलग अलग कक्षकों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे 1s कक्षक और 2s कक्षकों के लिए अपन आरेख खींच लेते हैं। ये तो हो जाएगा परमाणु कक्षक साई आर, ये हो जाएगा आर डिस्टेंस। अब देखो ये साई आर तो बताता है परमाणु कक्षक को, ये किसका फलन है, दूरी का फलन है। तो 1s कक्षक के लिए पहले देखते हैं, इधर देखेंगे 2s कक्षक के लिए साई आर, किसके लिए, इधर देखेंगे ये आर है दूरी नैनोमीटर में, ये साई आर है। संभावना को बताएगा कि दूरी बढ़ने के साथ या दूरी में परिवर्तन के साथ परमाणु कक्षक साई आर की उपस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 1s कक्षक के लिए एक, ये 2s कक्षक के लिए। अब देखो 1s कक्षक की नाभिक के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसको यहां से यूं खींच सकते हैं अपन। फिर 1s के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना 0 हो जाती है, ये 0 है, ये भी 0 है। मैक्सिमम होती है कहाँ, नाभिक के पास में, जब डिस्टेंस लगभग 0 होगी, ये 0 मान सकते हो, तब संभावना, डिस्टेंस 0 होगी तब संभावना मैक्सिमम है, यानी नाभिक के पास 1s कक्षक के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है। और फिर ये 0 होकर के दूरी बढ़ने के साथ 0 हो जाती है, फिर 1s के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ये नैनोमीटर में। फिर आगे आते हैं 2s में। तो 2s कक्षक में 1s नाभिक के पास होता है, तो 1s के लिए ये मैक्सिमम संभावना है यहाँ, जब डिस्टेंस क्या है, नाभिक के पास में डिस्टेंस लगभग 0 है, तब यहाँ कक्षक के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो मैक्सिमम है 1s कक्षक की। फिर 0 हो जाती है, फिर वापस बढ़ती है और फिर 0 हो जाती है। पहले मैक्सिमम थी 1s के लिए, फिर कक्षक के पाए जाने की संभावना दूरी बढ़ने के साथ 0 हो गई। फिर आगे 2 की 1s के बाद में कौन सा आएगा, 2s। तो 1s के बाद में 2s आएगा, तो संभावना एक बार बढ़ती है वापस, ये 2s के लिए बढ़ती है, फिर वापस 0 हो जाती है। इसका मतलब 1s के बाद 2s, 2s के बाद में कक्षक पाए जाने की संभावना को क्या कर दिया, 2s कक्षक पाए जाने की संभावना के बाद वापस ये 0 हो गई। तो ये ग्राफ जो है वो विभिन्न कक्षकों के लिए आर के फलन के रूप में संगत तरंग फलन आरेख अलग अलग होते हैं। ये 1s के लिए हो गया, ये 2s के लिए हो गया। 3s के लिए क्या होगा, मैक्सिमम संभावना होगी 1s के लिए, फिर 0 हो जाएगी, फिर 2s के लिए बढ़ेगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर 0 चल के फिर 3s के लिए फिर बढ़ेगी, फिर 0 हो जाएगी। इस तरीके से अपन संभावनाओं के रूप में व्यक्त करेंगे। ये क्या है, ये क और ये ख, क कॉमा ख कक्षक तरंग फलन
साई आर के दूरी के साथ क्या है, साई आर के आरेख है। अब जर्मन वैज्ञानिक मैक्स बोर्न कहता है कि किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग यानी साई स्क्वायर उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता को या इलेक्ट्रॉन घनत्व को दर्शाता है। मैक्स बोर्न क्या कहता है कि किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग, तरंग फलन क्या थी, साई, यानी परमाणु कक्षक को तरंग का फलन माना गया है कि तरंग की संभावना को व्यक्त करता है, वो स्थान परमाणु कक्षक है। तरंग फलन का मतलब ये हो गया, तरंग का फलन कि तरंग कहाँ उपस्थित होगी उसकी संभावना को बताने वाला स्थान क्या कहलाता, परमाणु कक्षक। मैक्स बोर्न क्या कहता है कि किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग यानी साई स्क्वायर उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता बताता है कि साई स्क्वायर का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है, और यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम होगी। तो किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग साई स्क्वायर बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के प्रायिकता को दर्शाता है। साई स्क्वायर का मान ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक। तो अपन साई स्क्वायर आर और आर के बीच में भी ग्राफ खींच लेते हैं। ये जीरो हो जाएगा अपना, ये जीरो नैनोमीटर में, ये साई स्क्वायर आर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता 1s कक्षक के लिए, ये 1s के लिए, ये 2s के लिए, आर के फलन के रूप में इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता और आर के बीच के आरेख देखेंगे कि दूरी के साथ में इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता घनत्व पर क्या इफेक्ट होता है। तो 1s कक्षक के लिए नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन घनत्व मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे जीरो होता हुआ जीरो, और ये जीरो ही बना रहता है। यहाँ मैक्सिमम है, जब डिस्टेंस जीरो है तो अधिकतम है इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता जीरो हो जाती है। यानी 1s कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता नाभिक के पास में मैक्सिमम होती है और फिर नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ शून्य हो जाती है, और ये शून्य मौजूद रहती है। फिर 2s कक्षक के लिए, तो 2s कक्षक के लिए पहले 1s आता है, तो 1s की नाभिक के पास में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता नाभिक के पास में अधिकतम होगी, फिर ये जीरो हो जाती है। फिर जीरो होने के बाद जब 2s आएगा तो वहाँ प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता बढ़ती है और फिर वापस जीरो हो जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। इस तरीके से अपन साई स्क्वायर आर और आर के मध्य आरेख खींच सकते हैं। ये क और ख, तरंग फलन के वर्ग साई स्क्वायर अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता और दूरी
आर के मध्य आरेख हैं। क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो साई तो बताता है परमाणु कक्षक को, और साई स्क्वायर बताता है इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रोबेबिलिटी को, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व को व्यक्त करता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1s कक्षक के लिए और 2s कक्षक के लिए ये अपन ने आरेख खींचे जो इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता घनत्व और दूरी के बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व नाभिक के पास में मैक्सिमम है और फिर दूरी बढ़ने के साथ ये 0 हो जाता है। 2s कक्षक के लिए प्रायिकता घनत्व दूरी बढ़ने के साथ पहले 0 होता है, यानी पहले मैक्सिमम था, ये 1s के कारण है, फिर 0 हो जाता है यानी न्यूनतम होता है, फिर एक बार वापस बढ़ता है क्योंकि 2s में इलेक्ट्रॉन घनत्व आएगा इसलिए बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व पाए जाने की संभावना बढ़ेगी और फिर वापस 0 हो जाती है। तो इन प्रायिकता घनत्व को अपन जो है वो डायग्राम्स के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं 1s और 2s कक्षक के लिए। जैसे ये ले लिया अपन ने 1s और एक ले लेंगे अपन 2s, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नाभिक के पास में मैक्सिमम है, यानी ये इतना क्षेत्र हो गया एक तरीके से, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है। ये 1s के लिए प्रायिकता घनत्व आरेख हो गया एक तरीके से, प्रायिकता घनत्व आरेख। अब 2s के लिए कैसे खींचेंगे, यानी ऊपर वाला जो ग्राफ देख के नाभिक के पास में मैक्सिमम है, फिर आगे नहीं है कोई संभावना, ये नाभिक मान सकते हो यहाँ बीचों बीच। फिर 2s के लिए जब खींचेंगे तो 2s कक्षक के लिए जब अपन प्रायिकता घनत्व आरेख खींचेंगे तो नाभिक के पास में 1s के लिए पहले मैक्सिमम होगा, ये 1s के लिए, फिर 1s के बाद में नंबर आता है 2s का, लेकिन दोनों के बीच में एक ऊर्जा का अंतराल है, गैप है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, उस गैप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा। ये इस तरीके से ये 2s बना दिया अपन ने। ये 2s, तो देखो ऊपर वाला ग्राफ बता रहा है पहले मैक्सिमम था, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता है वो नाभिक के पास में मैक्सिमम है। ये देखो ऊपर वाला ग्राफ क्या बता रहा है, यहाँ मैक्सिमम थी, फिर घट गई क्योंकि ये 1s के कारण मैक्सिमम है, फिर शून्य हो गई, तो ये बीच वाला जो 1s और 2s के बीच का जो अंतराल है उसके कारण शून्य हो गई, और फिर वापस बढ़ती है, वापस बढ़ती है तो 2s के अंदर देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना फिर बढ़ गई, तो फिर बढ़ती है और फिर वापस 0 हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जो है वो वापस 2s कक्षक के बाद शून्य हो जाती है। तो ये 2s कक्षक के लिए प्रायिकता घनत्व आरेख। ये बीच वाला गैप क्या बता रहा है, ये गैप बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य है। पहले 1s में मैक्सिमम होगी, फिर जहाँ 0 हुआ है उस स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो जाती है, फिर वापस बढ़ती है 2s के लिए और फिर वापस 0 हो जाती है। अब कक्षकों की आकृतियों को, कक्षकों की आकृतियों को विभिन्न कक्षकों के लिए, अलग अलग कक्षकों के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व, स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले सीमा सतह
आरेखों से सही ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कक्षकों की आकृति को विभिन्न कक्षकों के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले सीमा सतह आरेख से अपन सही ढंग से कि एक लिमिट बांध देते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो अपन उसको इस तरीके से ही व्यक्त कर देते हैं कि वो क्षेत्र है यहाँ, ये सीमा खींच दी अपन ने, आउटलाइन बना दी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी, ये 1s के लिए हो जाएगा। और एक दूसरी परिसीमा और बना देते हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि इसमें इस परिसीमा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी, ये 2s के लिए। ये कहलाते हैं सीमा सतह आरेख। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसी स्थान पर मैक्सिमम हो सकती है, होगी। हम केवल संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता यहाँ अधिकतम हो सकती है। ये कहलाते हैं सीमा सतह आरेख या परिसीमा सतह आरेख। परिसीमा सतह आरेख यानी इस क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी, वो कहलाता है परिसीमा सतह आरेख। ये 1s के लिए, ये 2s के लिए। एक आउटलाइन खींच दी अपन ने कि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। आप ढूंढ लो आप इसमें कहाँ पाए जाएंगे, वो कहलाते हैं परिसीमा सतह आरेख। अब अपन ये तो कह चुके कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है उसको कक्षक कहते हैं, लेकिन अपन इसकी बात कर रहे हैं 1s और 2s के बीच में जो गैप है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। वो स्थान क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 या नगण्य होती है, वो कहलाते हैं नोड या नोडल सरफेस या नोडीय सतह। नोड और नोडल सरफेस किसको कहते हैं, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी संभावना 0 होती है, वह स्थान नोड या नोडीय सतह कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड या नोडीय सतह कहलाता है। यानी 1s और 2s के बीच का जो गैप दिखाई दे रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, फिर नहीं है और फिर है, तो ये जो बीच का गैप है उसको नोडीय सतह या नोड के नाम से अपन जानते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। अपन नोडों को अलग से ज्ञात करेंगे आगे चल करके, नोड या नोडीय सतह को। अब देख लेते हैं अपन परमाणु कक्षकों को। परमाणु कक्षक, अब परमाणु कक्षक के अंदर अपन एस कक्षक की बात करेंगे, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। ये 4 प्रकार के कक्षकों की बात करने वाले हैं अपने यहाँ। क्या है ये, परमाणु कक्षक। अब देखो यहाँ एस ऑर्बिटल की बात करने वाले हैं। फर्स्ट है अपना एस कक्षक, एस ऑर्बिटल। एस कक्षक गोलीय सममित होते हैं, पहली बात तो ये, एस कक्षक गोलीय सममित होते हैं। सममित भी होते हैं और गोलीय, स्फेरिकल शेप के होते हैं।
अब स्पेरिकल शेप इसका विभाजन नहीं है, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एल इज इक्वल टू 0 होता है, यानी इसका आगे डिवाइडेशन नहीं होता, इसलिए इसको स्पेरिकल शेप का अपन मानते हैं। इसमें नोडल सरफेस कैलकुलेट करेंगे, नोडीय सतह या नोडल सरफेस, वो देते हैं अपन n-1 से, और अपन इसको दर्शाते हैं किस प्रकार से, इस तरीके से। यह है एस कक्षक, गोलाकार आकृति के, गोलीय आकृति के होते हैं, और इनके अंदर पाए जाने वाली नोडीय सतह नोडल सरफेस को अपन n-1 से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अपन आते हैं दूसरे प्रकार के कक्षकों में, पी कक्षक, पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल जो है वो डंबलाकार होते हैं, डंबल शेप्ड। एल की वैल्यू 1 होती है, इसमें एल की वैल्यू 0 थी, तो एम की वैल्यू भी क्या थी, 0। लेकिन इसकी एल की वैल्यू 1 है, तो एम एल की वैल्यू हो जाएगी -1, 0, +1। ये तीनों क्या दर्शाते हैं, ये 3 कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स, वाई और जेड। अब प्लस माइनस 0 का एक्स वाई जेड से कोई लेना देना नहीं है, यानी एक्स की 0 भी हो सकती है, वाई का +1 भी हो सकता है, जेड का -1 भी हो सकता है, इनका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये 3 कोऑर्डिनेट्स को बताते हैं, -1, 0, +1, एक्स, वाई और जेड को। तो ये डंबल शेप्ड होंगे, और अपन इनको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकेंगे। एक को दर्शा दो एक्स एक्सिस पे, एक को दर्शा दो वाई एक्सिस पे, और एक को जेड एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस हो गई, इसको यूं दर्शा दो। ये वाई एक्सिस हो गई, इसको यूं दर्शा दो। और चलो इसको वाई दर्शा दिया है, तो इसको कर देते हैं जेड, ताकि अपने को तीनों अलग अलग दिख जाएं। ये जेड एक्सिस, इसकी एक लोब जो है वो पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव साइन रखती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे कक्षकों को अनजीरेड कहते हैं। और यदि दोनों तरफ एक से साइन है तो वो होते हैं जीरेड। तो ये हो जाएगा डंबलाकार शेप के होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, एम एल के मान 3 कोऑर्डिनेट्स को बताता है। तो ये पी एक्स कह सकते हो आप, इसको कहोगे पी वाई, वाई एक्सिस पे जो मौजूद है, और इसको पी जेड कहोगे। ये एम एल के 3 मानों के कारण इस प्रकार से अपने को प्राप्त होते हैं। अपन इनको डंबलाकार शेप में इस तरीके से दर्शा सकते हैं। फिर आते हैं अपन पी के बाद में, अब देखो डी ऑर्बिटल है वो डी डबल डंबलाकार शेप के होते हैं। डी कक्षक डबल डंबलाकार, दोहरे डंबल, डबल डंबल शेप्ड होते हैं। इसके लिए एल इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। तो एम एल के कितने मान पॉसिबल है, 5 मान पॉसिबल है। एम एल के -2, -1, 0, +1 और +2, ये टोटल 5 मान है। तो वो 5 डी कक्षकों को बताते हैं। तो अपने डी कक्षक थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ये कहाँ थे, ये अक्षों के मध्य, यानी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड अक्षों के मध्य, ये इन बिटवीन एक्सिस होंगे, और ये अक्षों पर होंगे, अक्षों पर स्थित होंगे। अब देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं।
डी एक्स वाई को कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, एक्स और वाई के बीच में इस तरीके से। फिर वाई जेड को कैसे बनाओगे, तो एक वाई ले लो, एक जेड ले लो, इनके इन बिटवीन होगा, उसको वाई जेड कहेंगे। फिर एक्स जेड को कैसे बनाओगे, एक एक्स एक्सिस ले लो और एक जेड एक्सिस ले लो, एक्स के और जेड के जो बीच में होगा उसको क्या कहोगे, एक्स जेड। ये एक्स जेड हो जाएगा, यानी इसको कहेंगे डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड और डी एक्स जेड। अब दो और बच गए जो अक्षों के ऊपर स्थित होंगे, वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक है डी जेड स्क्वायर, एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई ले लेते हैं। तो एक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इसको कहेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इधर दूसरा ले लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं जेड स्क्वायर, सॉरी जेड, तो इसको दर्शाएंगे इस तरीके से, जेड एक्सिस पे इस तरीके से। इसको कहेंगे डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 डी कक्षक हो गए, 2 अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं और 3 अक्षों के मध्य। इस तरीके से अपन डी कक्षकों को 5 भागों में बांट लेते हैं। फिर आता है नंबर एफ का, फोर्थ है एफ कक्षक, और इनकी बहुत जटिल आकृति होती है, इसलिए उनका अपन यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे। जटिल आकृति, कॉम्प्लेक्स शेप होती है एफ कक्षकों की। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, नोड या नोडीय सतह कैलकुलेशन से संबंधित ये सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोड कैलकुलेशन का। तो नोड या नोडीय सतह, टोटल नोड्स जो होंगी वो होंगी n-1। ये कितनी होंगी, n-1 के बराबर। n यहाँ क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। फिर नोड 2 प्रकार की होती है, एक होती है कोणीय नोड और एक होती है त्रिज्यीय नोड। यानी नोड तो वो स्थान हो गया जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो। तो नोड या नोडीय सतह वो कैलकुलेट करेंगे, टोटल नोड होंगी n-1, उसमें से कोणीय नोड और त्रिज्यीय नोड 2 भाग हो गए। कोणीय नोड होगी l और त्रिज्यीय नोड होगी n-l-1। l क्या है यहाँ, l यहाँ द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो S0, P1, D2 और F3 हो जाएगा। यानी S कक्षकों के अंदर कोणीय नोड कोई नहीं होगी। त्रिज्यीय नोड को ज्ञात कर लेंगे n-l-1 से। जैसे 1s कक्षक है, 1s कक्षक, इसके लिए कोणीय नोड, त्रिज्यीय नोड और टोटल नोड ज्ञात करते हैं। टोटल नोड कुल नोड, यानी कुल वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या हो, 0 हो। तो कुल नोड कितनी हो जाएंगी, n-1, तो n की वैल्यू 1 है, 1-1 0, कुल नोड 0। फिर देखो कोणीय नोड ज्ञात करते हैं। कोणीय नोड किसके बराबर होगी, l के बराबर। बराबर कितनी होगी, अब 1s, s कक्षक के लिए l का मान 0 होता है, तो l का मान 0, तो कोणीय नोड 0। फिर त्रिज्यीय नोड,
तिर्जे नोड होंगे n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, और फिर 1 में से 1 माइनस 1 माइनस ए प्लस 1 0। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं 2s कक्षक के लिए। कुल नोड n माइनस 1, कोणीय नोड l और तिर्जे नोड n माइनस एल माइनस 1। कुल नोड तो 2 माइनस 1, n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 बराबर 1। टोटल नोड तो 1 है। अब वो कोणीय नोड है या तिर्जे नोड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कोणीय नोड l के बराबर होगी, तो l की वैल्यू s कक्षक के लिए कितनी होती है? 0। s के लिए l की मान 0 होते हैं, तो ये 0 हो गई। तिर्जे नोड याद करो, तिर्जे नोड ये 2, n का मान, l का मान 0 और माइनस 1, 2 में से 1 गया 1। अब देखो 2s कक्षक के लिए एक तिर्जे नोड कौन सी है? ये नाभिक, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1s, फिर 1s के बाद में कौन सा? ये 2s। तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। ये जो गैप देख रहे हो आप, वो सब दिशाओं में क्या है? समान है। कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो। ये चारों ओर परिधि यानी त्रिज्या के रूप में अपन कह सकते हैं कि इससे जितनी दूरी पर आप समान रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता नाभिक से बराबर दूरी पर पाए जाने की इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 है, तो इसको कहते हैं त्रिज्यीय नोड। और यदि कोई विशेष एंगल हो जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, यानी विशेष कोण ऐसा हो जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 हो, उसको कहते हैं कोणीय नोड। तो यहाँ कोणीय नोड कुछ नहीं है, कोई एंगल नहीं है जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0। ये पूरा परिधि क्षेत्र है, वृत्त की परिधि, और उसकी क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या के कारण इसको त्रिज्यीय नोड कहते हैं। इसमें त्रिज्यीय नोड कितने होंगे? ये पूरा एक नोड यहाँ पाया जाएगा। कोणीय नोड कोई एंगल ऐसा नहीं होने के कारण नहीं पाया जाता है। तो ये तो बात हुई 2s के लिए। फिर आ जाते हैं अपन, यदि 3s के लिए कैलकुलेट करना है तो टोटल नोड हो जाएंगे टोटल n माइनस 1। वो कितने हो जाएंगे? 3 माइनस 1 बराबर 2। कोणीय और तिर्य्य। कोणीय का मान l के बराबर होता है, तो कोणीय l का मान s कक्षकों के लिए तो 0 होता है। तिर्य्य नोड हो जाएंगे n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 है, माइनस 0 माइनस 1 बराबर 3 में से 1 गया 2। तिर्य्य नोड 2 होंगे। अब वो तिर्य्य नोड 2 कौन कौन से होंगे? देखो, ये 1s आ गया नाभिक के पास में, फिर 1s के गैप छोड़ करके 2s आ जाता है, यानी एक गैप आ गया और वो चारों ओर एक जैसा है, उसको तिर्य्य नोड कह रहे हैं। इस गैप में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता ये 1s, ये 2s, और उसके बाद आता है ये 3s। तो इनके बीच में यानी 2s और 3s के बीच में भी एक गैप समान रूप से मौजूद है। इस गैप में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या है? 0 है। इसको नोड या नोडीय सतह कह रहे हैं। तो 1s और 2s के बीच में एक गैप हो गया, तो एक नोड तिर्य्य नोडीय हो गई। 2s और 3s के बीच में एक गैप हो गया, तो एक नोडीय हो गई। एक रेख दो तिर्य्य नोड इसके अंदर पाई जाती है। अब देखो 2p कक्षक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कुल नोड n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n का मान 2 माइनस 1 बराबर 1। अब इसमें कोणीय नोड और तिर्य्य नोड,
सॉरी नोड, कोणीय नोड L, त्रिज्यीय नोड n माइनस L माइनस 1। तो कोणीय नोड हो जाएगी कितनी, L के मान के बराबर, L p कक्षकों के लिए 1 होता है तो 1। त्रिज्यीय नोड 2p के लिए, 2p ले रखा है अपन ने, n का मान 2 माइनस 1 माइनस 1, L की वैल्यू p कक्षकों के लिए 1 होती है, तो 2 माइनस के 2 प्लस के 0 हो गई। तो कोणीय नोड कितना हो जाएगा, 1, किसके लिए, 2p के लिए। यानी एक एंगल होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी। देखो ये px, ये py और ये pz, ये 3 कक्षक हैं। अब यदि मैं इधर से चलूं, यहां से, ये एंगल हो गया, इस एंगल से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या हो गई, 0। एक एंगल विशेष से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। उसको कहते हैं कोणीय नोड, एंगुलर नोड। पी के अंदर वो क्या होगी, 1 होगी। अब देखो अपने पास ये एक एक्स एक्सिस मान सकते हो, इसको वाई एक्सिस मान सकते हो, और ये जेड एक्सिस मान सकते हो। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल यू मौजूद होंगे। तो एक एंगल अपने पास ऐसा होगा जो लोब्स को छोड़ करके गुजर जाए, जो इन पालियों को छोड़कर गुजर जाए, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में से एक ऐसा एंगल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, तो उसको अपन कोणीय नोड के नाम से जानते हैं। अब मान लो 3p के लिए कैलकुलेट करना है अपने को, तो टोटल नोड हो जाएंगी n-1, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। कोणीय कितने, कोणीय L के बराबर होंगे, तो कोणीय L है तो L की वैल्यू 1 होती है। और त्रिज्य कितने होंगे, त्रिज्य हो जाएंगे n माइनस L माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बराबर 1। एक कोणीय हो जाएगा और एक त्रिज्य हो जाएगा। तो कोणीय तो कौन सा, तो एक स्पेशल एंगल अपन ने अभी देखा पी एक्स पी वाई और पी जेड के बीच में से ऐसा एंगल अपन गुजार दें जिधर से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0, यानी जहाँ तीनों दो दो पालियाँ जहाँ मिलती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो इधर से अपन एंगल गुजार दें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये तो होंगी कौन सी, कोणीय नोड। त्रिज्य कौन सी है, तो देखो ये तो आ गया अपना 2p, इस तरीके से। फिर ये आ गया उसके बाद में 3p। तो 2p और 3p के बीच में जो गैप है वो है त्रिज्यीय नोड, यानी समान रूप से ये 2p जहां आ गया है, देखो 2p इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ये 2p हो गया अपना। फिर ये 2p, फिर यहाँ आ जाएगा 3p अपना, उसकी पाली थोड़ी बड़ी होगी तो 3p को यूं दर्शा सकते हैं। इस तरीके से। तो ये जो गैप बन रहा है किसके बीच में, 2p और 3p के बीच में, वो है त्रिज्यीय नोड। तो 2p और 3p के बीच में एक त्रिज्यीय नोड पाया जाता है। फिर यदि अपन आगे d की बात करें, 3d की, तो 3d के अंदर कितने होंगे टोटल नोड, टोटल कितने हो जाएंगे, n-1 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। कोणीय कितने, L के बराबर, L की वैल्यू 2 होती है।
त्रिज्य कितने, n माइनस एल माइनस 1, तो 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3, ये माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। तो त्रिज्य नोड तो 0 होगा, कोणीय नोड 2 होंगे किसमें, डी के अंदर। जैसे अपन ले लेते हैं ये ले लेते हैं अपन x और ये ले लेते हैं y, x और y ले लेते हैं दोनों, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कोणीय नोड, ऐसे दो एंगल कौन से हैं, देखो एक एंगल इधर से गुजार दूं मैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ दोनों पालियां जुड़ी हुई है, पाली को कट नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 है। एक प्लेन इधर से गुजार दूं तो भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है। तो कितने नोडल सरफेस हो गए, नोडल तल हो गए इसमें 2, कौन से, कोणीय। इस तरीके से अपन याद कर लेंगे। जैसे x और y, तो डी एक्स वाई को कैसे बनाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, इस तरीके से। इसके अंदर भी दो तल ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। एक तो कौन सा हो जाएगा, डी एक्स वाई के अंदर ये ऊपर वाली x एक्सिस होगी, सॉरी z एक्सिस होगी। तो एक तो मैं इधर से गुजार दूं x और z से, तो एक प्लेन तो हो जाएगा डी एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड, ये तो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, और एक हो जाएगा वाई जेड प्लेन। यानी ये जेड एक्सिस है, तो इधर से एक प्लेन लगाऊं मैं यूं, इधर से यहाँ ऊपर से यूं, देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, दो एक्सिस हो गई। इनके बीच में यहाँ क्या है, ये अपने कक्षक मौजूद हैं यू, और जेड एक्सिस है ऊपर और नीचे, ये इस तरीके से। तो अपनी एक लोब तो इधर रह गई, एक लोब इधर रह गई, एक लोब इधर रह गई, एक लोब, यानी ब्लैक और ग्रीन के बीच में एक लोब यहाँ है, एक इसके सामने, एक लोब इधर है यूं और एक इधर है। तो मैं यदि एक प्लेन यूं लगाऊं, यानी इस ब्लू वाले को सीधा काट दूं, तो कोई सी लोब नहीं कटेगी, यानी एक तल ऐसा है, एंगल ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जहां एक तो कट रहा है एक्स एक्सिस, एक कट रही है जेड एक्सिस, तो ये हो जाएगा प्लेन कौन सा, सिग्मा एक्स जेड कहेंगे इसको। और एक प्लेन अपन यहाँ से यूं गुजार दें इससे और ब्लैक वाले से, तो ये तो हो जाएगी जेड और ये हो जाएगी वाई, तो सिग्मा वाई जेड, दो तल हो गए जिनसे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी, तो वो होंगे नोडल सरफेस। तो एक्स वाई के अंदर कितने हो गए, दो नोडल सरफेस हो गई, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, मान लो अपने पास 4D है, तो टोटल तो हो जाएंगी कितनी, n माइनस 1, 4 माइनस 1 3, कोणीय नोड L, त्रिज्य नोड n माइनस एल माइनस 1। L कितना हो जाएगा, L की वैल्यू D के लिए 2, तो कोणीय तो हो जाएंगे 2, त्रिज्य हो जाएंगे 4 माइनस 2 माइनस 1 1, यानी 2 तो हो जाएंगी कोणीय और 1 हो जाएगा त्रिज्य। अब त्रिज्य कौन सा, त्रिज्य हो जाएगा 3D के और 4D के बीच का जो गैप है वो है त्रिज्य नोड, ये एक। और कोणीय नोड आपको पता ही है, दो तल ऐसे होंगे जहां से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी। डीजेड स्क्वायर के अंदर कोई तल ऐसा नहीं होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 हो, डीजेड स्क्वायर के अंदर
नहीं होता है। बाकी सब डी कक्षकों के अंदर दो दो तल ऐसे होते हैं, यानी एंगुलर नोड, कोणीय नोड डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन सब में दो कोणीय नोड होते हैं। और डी जेड स्क्वायर में कोई नोडीय सतह या नोडल प्लेन या नोडल तल नहीं होता। किसमें? डी जेड स्क्वायर में। अब देखो अपन एक 5D की ओर बात कर लेते हैं। 5D टोटल हो जाएंगी 5 - 1 यानी n-1, 5 - 1 4, कोणीय नोड L, त्रिज्यीय नोड n-L-1, L की वैल्यू कितनी? 2, इसकी वैल्यू 5 में से 2 गए -1 गया, 5 में से 3 गए 2, टोटल नोड हो गई 2 तो हो गई, कोणीय 2 हो गई, त्रिज्यीय। त्रिज्यीय तो कौन सी? एक हो जाएगी 3D और 4D के बीच में, ये हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा 4D और इसके बाद है 5D। तो एक 3D और 4D के, एक 4D और 5D के बीच में दो त्रिज्यीय नोड हो जाएंगे। और कोणीय नोड कौन सी हो जाएगी? कोणीय नोड आपको दो तल ढूंढने कि जहाँ से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0। डी जेड स्क्वायर में नहीं होते, बाकी सब में दो दो कोणीय नोड पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं नोड या नोडल सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी।